बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि कल 706 मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की मंजूरी देने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने आज पसमानदा इलाका के लोगों पर 120 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के लिए नई वजारत कायम करने का ऐलान भी किया गया। गैर कानूनी भर्तियों के मुल्जिमान तो बरी, मगर इंतहाई पसमानदा इलाकों के सैकड़ों मुलाजमीन अपनी मुलाजमों से हाथ धो बैठे। पीटीडीसी के 706 मुलाजमीन की बरतरफी में वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का क्या किरदार है, मुकम्मल तफसील आज के पहले सेगमेंट में आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल की करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च में ही करप्शन कर डाली। रैली में शिरकत के लिए खवातीन को 2000 का झांसा देकर 200 रुपए थमा दिए गए। बिलावल के ट्रेन मार्च के इस्तकबाल के लिए सिंधी हारी खवातीन को किराए पर लाए जाने का बड़ा इंकशाफ। मुलाकात में नवाज शरीफ को नजरियाती करार देने वाले बिलावल ने जमानत मिलने के बाद अपनी तोपों का रुख ही नवाज शरीफ की तरफ कर दिया। एनआरओ के मामले पर यू टर्न लेने पर भी बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर शदीद तनकीद। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में अब अपनी गिरफ्तारी का खौफ है। नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। नैब चेयरमैन को तहकीर आमेज लहजे में मुखातिब करने वाले आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हुकूमत की नेशनल एक्शन प्लान की मुशावरती मीटिंग नाकाम हो गई। ऑपोजिशन जमातों ने आने से साफ इनकार कर दिया। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान के कौन से अहम नकात पर ऑपोजिशन का ताउन चाहती है? क्या ऑपोजिशन जमातें एहतसाब से बचाव के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है? ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अगर ठोस शवाहिद मौजूद हों तो गिरफ्तारी पेश की इत्तला के बगैर भी की जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या नैब अब बड़े मगरमच्छों पर बगैर किसी दबाव के, किसी प्रेशर के हाथ डाल सकेगा? ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर आमिर साहब, सबसे पहले जानना तो यह है, कल तक तो 706 मुलाजमीन इस मईशत, इस इकॉनमी पर बड़े भारी थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े ऐलानात किए, बड़े पैकेजेस, बहुत बड़ी बड़ी बातें। ये पैसा आएगा कहां से? भाई, ऑन द फेस ऑफ इट तो प्राइम मिनिस्टर की आज जो तकरीर थी गुर्बत हटाने की, नया एहसास इंट्रोड्यूस प्रोग्राम स्टार्ट करने की, उसकी ज़ाहिर है तारीफ़ ही करनी चाहिए। जितनी भी अच्छी बातें हैं गुर्बत के हटाने के मतलब, कौन इसके ख़िलाफ़ बात कर सकता है। कंटेंट उसका बड़ा हौसला अफजा था। 80 अरब रुपए दिए जा रहे हैं और उसके बाद 2021 तक ये 120 तक अरब रुपए तक चला जाएगा। उसके बाद जो है तमाम ये काफ़ी बेनज़ीर स्पोर्ट, ज़कात, बैतुल माल, पाकिस्तान को मिटाओ, ये सारे इदारों को इकट्ठा किया जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। बुज़ुर्गों के लिए सास घर बनाया जाता है, बहुत अच्छा है, बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए। 57 लाख ख़वातीन के सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे। ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसीमी हैं, उनके लिए आ रहा वेरी 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 गुड। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के तहत हमारे हुकूमत लोग को लीगल एड देगी। वेरी 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 गुड। बकरियां देंगे, दूध देंगे, मुर्गियां देंगे, कट्टे देंगे। वेरी वेरी ऑल वेरी गुड। आपके लहजा से पेपर पे नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, पेपर पे ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जब दी जाती है ना, जब वो उसके लिए 2-2 महीने तैयार करते हैं, 30 मिनट में वो आपको एक स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के सारे मसले हल होती हैं। इमरान खान साहब आए हैं इस काम में नए, हम 35 साल से ये पावर पॉइंट जो है ना भुगता रहे हैं। सो हमें पता है कि वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर करने में और ज़मीन में, ग्राउंड में ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये हमारा सिनिसिज्म, माफ़ कीजिएगा, हम सिंकी लोग हो गए हैं, मगर उसके रीज़न्स हैं कि हमने ये, वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी की एक टर्म होती है डेजा वू, या वी बिन देयर, सीन दैट, डन दैट, वो ना वो हमें इतने के ये झटके लगे हुए हैं, टीके लगाए गए हैं कि हम इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होते। यही सानिया नश्तर थी, ये मुशर्रफ भी इनको बहुत पसंद करते थे कि बहुत ज़बरदस्त काम है डॉक्टर साहबा। उसके बाद ये किसी ना किसी फॉर्म में पीपल्स पार्टी में भी नज़र आती थी कि टेकर कैबिनेट की मेंबर भी थी। इमरान खान साहब आजकल बड़े इम्प्रेस्ड हैं उनसे, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त है। मगर मुशर्रफ के दौर में आपको याद है एक साहब थे, नसीम अशरफ साहब,
इसी हॉल में उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन का एक टेलीथॉन को 2-4 घंटे की चलाई थी। लोगों ने उसमें कहा कि जी इसके बाद पाकिस्तान में जो है ना तालीम के मसले ख़त्म हो गए, और ख़त्म ही नहीं हो, अब तो ख़त्म होगी, सब पाकिस्तान पढ़ा लिखा बन जाएगा। उसके बाद आज तक उनका जिक्र पता ही नहीं किधर गया। उसके बाद इनके पीपल्स पार्टी के दौर में नदीमुल हक साहब थे, वो आजकल ट्विटर पे संभाले ही नहीं जाते। वो जो है ना, उन्होंने इतनी बड़ी एक डॉक्यूमेंट बनाई अपनी दानिश्वरी की। वो पहले दिन आते सारी एहसन इकबाल साहब ने कूड़े का डब्बा मंगवाया बड़ा सारा, उसने कहा इसमें फेंको। उसके बाद फिर प्रोफेसर साहब का विजन हो गया 2025, और उनकी भी तकरीरें लोगों को भूल भी गई हैं। उस वक्त लगता था कि पाकिस्तान जो है ना, अब ये इसका मुकाबला जर्मनी से या जापान से है, दरमियान में इंडिया तो रह ही नहीं गया, रह गया। तो अब वो उसका भी लोगों को भूल गया है। सो जनाब ये करना क्या है, ये वो कहते हैं ना पुडिंग का टेस्ट खीर का चखने में है, बनाने में नहीं है। सो ये पावर पॉइंट की उससे ना हम इम्प्रेस्ड नहीं होते। हमें ये पता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है, वो करनी है बाबुओं ने। और बाबुओं ने बड़ी चालाकी से, जो मुझे नज़र आ रहा है, एक और हम रोते हैं कि जनाब ये 46 वजारतें बनाई गई हैं। पीटीआई का मैनिफेस्टो भी था कि इसको आदियों को कम कर देंगे, सूबों में भेज देंगे, आदि फ्रिवलेस हैं। क्लाइमेट चेंज क्या उसमें काम करना है, छोटे छोटे डिवीजन बना दें आप, डिवीजनों से आप डिपार्टमेंट बना दें। अभी बाबुओं ने बड़े आराम से एक और 22वें ग्रेड का एक स्लॉट क्रिएट कर लिया, पूरी एक वजारत आ गई है। सो इसका मतलब है कि और साइज ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ेगा। ये नहीं है कि पहले की 6-7 को जोड़ के एक आदि को बना दिया जाए, वो नहीं। वो उसके लिए उन्होंने एक बड़ी सी एक रिफॉर्म कमेटी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के 5 साल गुजर जाएंगे, उसमें से निकलेगा कोई नहीं। आई विल बी वेरी सरप्राइज। मैं माफ़ी मांग लूंगा अगर मैं गलत साबित हुआ कि उसमें से 5 साल के अंदर ये कुछ निकाल लिया। तो ये पहला है। दूसरा, बाबुओं का हम कल ही मिसाल दे रहे थे, इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर जो हुआ है वो गैस की लोड शेडिंग है। और उसके बाद बिल है कि लोगों को गैस मिली नहीं, और गवर्नमेंट की अपनी इंक्वायरी के मुताबिक पता चला कि जनाब वहाँ पे फ्रॉड हुआ, लोगों के कितने को 2-4-5 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई। ये गवर्नमेंट की अपनी इंक्वायरी है। और लोगों को सर्दी में 20 अरब रुपए का टीका लगा, क्योंकि वो LNG नहीं आ सकी थी, उसके ज़रिए पेट्रोल इस्तेमाल करना। ये 20-25 अरब रुपए का टीका जो कि लगाया गया, अवाम को ट्रांसफ़र किया गया। तो जिस बाबू ने, गुलाम सरवर का वजीर के तो नहीं हो सकता था, जिस बाबू ने जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसकी तरक्की कल ही की 22वें ग्रेड कर दी गई। तो ये बाबुओं की गेम है। तो इन्हीं बाबुओं ने करना है ना, ये उन्हीं के फेलो बाबूज हैं। और अभी मैंने बताया कि पाइपलाइन ना बनने में 2 कार्गो और रुक गए हैं। तो गर्मियों में भी लोड शेडिंग आ रही है, मगर उनकी तरक्की पहले हो गई है। सो मैं इन बाबुओं पे डिपेंड नहीं करता, और मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे वो पॉलिटिशियन जीरक किस्म के बैठे हैं जो कि इनको चला सके। इट इज़ दी टेल वैगिंग द डॉग। यहाँ एक पूंछ है जो कि कुत्ते को हिला रही है, कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा। सो ये पहली बात है। दूसरा, मैं क्यों मानूं इनकी इम्प्लीमेंटेशन की, ये मेरे साथ होनी का है। इनके पास सबसे बड़ा 56% तो पंजाब है ना। पंजाब में बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, और बुज़दार साहब के नीचे जो अभी तक हमें खुशबुएं आ रही हैं या जो आ रही हैं, तो वहाँ लगता है कि ये आज जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि तखय्युल में कि यूं वो कट्टे आएंगे, यूं जो मुर्गियाँ आएंगी, मैं हालांकि उन लोगों में से एग्री करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है जो मजाक बना के रख दिया है मुर्गियों का, कट्टों का। वाकई बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है, हमारी औरतें बेरोजगार घर में बैठी रहती हैं, बुजुर्ग बैठे रहते हैं, और इससे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मगर असल प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ये बुज़दार साहब करेंगे, ये पंजाब की मौजूदा हुकूमत करेगी। ये सड़ा हुआ निज़ाम है जिसकी कुल दुरुस्तगी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज बस सुनता रहा, शर्माता जा। आज मैंने पूरी उनकी तकरीर सुनी है, और बस उसके बाद मैं फिर अपना गुस्सा निकाल रहा हूं। इम्प्रेस नहीं हुए अभी तक? इम्प्रेस तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा सिन निकलूं, मैं सिन की हुआ हूँ। साहब, इमरान खान तकरीर में बताते बताते थक गए हैं कि इम्प्रेस ही नहीं हो रहे उनकी बातों से। बस आमिर साहब ने तकरीर सुन ली है ना, अगर ना सुनते तो गुड़का बन के बैठे होते। ये फर्क पड़ता है कि जब आप लाइव तकरीरें देखते हैं। आपने बकरियों की बात की ना सर, मैं बड़ी दिलचस्प बात, मैं बड़ा सीरियसली इस आइडिया, क्योंकि खुद देहाती आदमी, मुझे तो पता है कि मैंने पूरा कैसे 1 हफ्ता हो गया कि घर पे बकरी का दूध लगवा लिया है
कि मैं कहता कि इकॉनमी में हमारा जो शेयर है ना भैंस का, गाय का, वो तो सारे पीते हैं। ये सीरियस मैं बता रहा हूँ। गांधी जी बकरी ठीक है सर, हमारे घर पे बकरी का दूध आ रहा है ताकि कोई अगर लोग वहाँ बकरियां रखें तो वहाँ से उनका दूध के जरिए इनकम हो सकती है। जो छोटा लिटिल बिट मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी उसमें देहाती इकानमी में, तो वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं बकायदा अपने शो पे बता रहा हूँ कि चलो 1-2 किलो अगर लेने से उनको कोई पैसे मिलते हैं तो व्हाई नॉट, ये होना चाहिए। दूसरी बात जो आमिर ने अभी की है, हम तो ये तवक्को रख के बैठे, लोग अच्छा बार बार हंसते होंगे आप 2 बिस्किट्स की बात क्यों करते हैं, चाय कॉफी की बात क्यों करें। हमारे तो, फिर मैं रिपीट करूँ, हमारे तो 2 बिस्कुट के बाद तीसरा हम उठा नहीं सकते, हाथ पकड़ लेते हैं। खुद आपने एक और इतनी बड़ी आपने कहा है कि हम जब मिनिस्ट्री खड़ी करेंगे, हमें पहले तो जो 40 वजीर जो आपने बिठाए हुए हैं जरा इनकी कुछ जस्टिफिकेशन तो बताएं। मां सिवा यहाँ पे 5-6 के अलावा आमिर साहब, मैंने उस दिन भी गिनवाई थी, जो फेडरल लेवल की मिनिस्ट्रीज हैं, बाकी फंक्शन तो डिवॉल्व हो चुके हैं। 18वीं तरमीम जो आई थी, अब आपने क्या कि अरबों रुपए वहां पे ला कर सूबों में वही फंक्शन है, अरबों रुपए आपने यहाँ पे इनको दे दिए हैं और आपने फौज एक भर्ती कर लिए। और ये किस चीज के वजीर है? मां सिवा 6 वजारतें मैं एक साइड पे करके गा रहा हूँ, 30 के करीब वजारतें जो हैं आउट ऑफ 40, वो इस्लामाबाद ICT जो है, जो मेरे ख्याल 25 किलोमीटर के रेडियस में है, ये शहर है, 25 किलोमीटर पे 30 वजारतें और हजारों एम्प्लॉइज और हजारों यहाँ पे आपके लोग आगे बैठे हुए हैं। और आपने एक और वजारत खड़ी कर दी, नाम देखें कि हम इसकी पॉवर्टी, इसकी एलिविएशन करेंगे, उसके लिए जरूरत है एक वजीर रखा जाएगा, वजीर के नीचे जनाब एक स्टेट उसका मिनिस्टर रखा जाएगा, एक फेडरल सेक्रेटरी होगा, उसका एडिशनल सेक्रेटरी होगा, फिर स्पेशल सेक्रेटरी होगा, फिर जॉइंट सेक्रेटरीज या डिप्टी सेक्रेटरीज, और फिर गलियां हो जाएंगे सुनिया, तो उसमें खड़े होकर फिर अपने जो कल इन्होंने अपने पैकेजेस से वो बढ़ाने के लिए तनख्वाहें बढ़ाएं, गाड़ियां भी लेंगे, मॉनेटरी स्कीम के तहत पैसे भी लेंगे, गाड़ियां भी इस्तेमाल वो भी करेंगे। आज इमरान खान साहब ने जो उसमें फरमाया कि हम जनाब कंपैशन, नाम बड़े वो फैंसी दिए जाते हैं, एहसास, और हम बड़ी इमरान खान की इस बारे में तारीफ भी करते थे जब तक अब ये हुकूमत में नहीं आए थे कि इनमें बड़ा कंपैशन है। 2-4 कंपैशन के उन्होंने काम किए भी हैं जो नज़र भी आते हैं, शेल्टर हाउस वगैरह और इस तरह की चीज़ें की हैं कि खतून के पास वहाँ पे वो नहीं था जो उन्होंने उनको स्काइप के जरिए वीडियो कॉल भी कर ली। वो साहिवाल के बच्चों के पास नहीं गए क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा उनको वो ये था कि वो ये पावरफुल लोग नाराज हो जाएंगे। उनके सर पे हाथ रखने के लिए लाहौर नहीं कि जो साहिवाल में वहाँ पे वो मारे गए थे वालिदैन और जिनके 3 बच्चों को प्लेटफॉर्म पे छोड़, उनके साथ कोई स्काइप पे बात नहीं की, ना उनके साथ वीडियो कॉल की है। वो सूट नहीं करती थी पॉलिटिकल एजेंडे में, ऊपर बड़े लोग उनसे नाराज हो जाने थे। वो 12 करोड़ की खतून जो थी, अच्छा किया उसके साथ स्काइप पे की और फिर उसको टीवी रेडियो पे उसको फैलाया गया कि प्राइम मिनिस्टर में कितना बड़ा कंपैशन है। वो रिस्पेक्ट योर कंपैशन, अब जेन्युइनली होगा, लेकिन वो आप भी तो पिक एंड चूज करते हैं सारी चीजें। कल टाइम था आप कंपैशन दिखाते हैं आमिर साहब, वो कंपैशन क्या था जो हम कह रहे हैं? 706 लोगों को आपने उठा के उनको बरतरफ किया। जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे गरीब इलाकों के लोग थे। आज आप ये कह रहे थे कि देहात में पैसा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये जो आपको तकरीरें लिख के देते हैं ना, पॉइंट बताते हैं, ये वो जो बात आमिर कह रहे 25-30 साल से यही बातें, कामा फुल स्टॉप बदले, हर वजीर आजम को ये कहलवाई जाती है। मुझे ये मेरे बिल्कुल इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं है, मगर मैंने मुशर्रफ को भी देखा, यही तकरीर बेनज़ीर, वो लगता था दूध और शहद की, वो एक्चुअली बिलीव करती थी। ये नवाज शरीफ साहब को जो तकरीर याद होगी थी, मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे थे, वो एक्चुअली अपने प्रोपेगेंडा का शिकार थे। वो समझते थे कि ये मैं काम कर चुका हुआ हूँ। तो वो जो कल उनको एहसास हमें दिलवाना चाहिए था, कल इसको होल्ड करते, जो कल उन्होंने 706 लोगों को भर्ती किया है, 3-4 इनके वजीरों ने कहा भी है खान साहब को, खान साहब ये गरीब लोग हैं, ये देहातों के लोग हैं, कोई चित्राल का है, कोई गिलगत का है, कोई हुंजा का है, कुछ करदू का है, कोई घोटकी का है, कोई आपकी ज़ियारत का है, कोई सवात का है, कोई बलोचिस्तान जैबकाबाद का है, कोई लोरालाई का है, कोई आपका रखनी का है, कोई आपका मोहनजो दाड़ो का है, हड़प्पा का है, गरीब इलाके हैं वहाँ पे। और दूसरी बात, आप तो टूरिज्म को वो करने जा रहे हैं, रिवाइव करने जा रहे हैं। आपको तो इस वक्त PTDC के लिए आपको तो स्टाफ चाहिए, लोग चाहिए, आप और कुछ ना करते, कमेटी बना देते कि यार एक काम करें, ये जितने 706 लोग हैं, अगर इनका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, इनको दोबारा इंटरव्यूज करो यार, इनको जरा चेक कर लो। इतनी कंपैशन दिखाना है ना। आपने को ये कहा कि ब्रीफ किया, आज बल्कि जुल्फी बुखारी साहब जो खुद माशाल्लाह अरबपति हैं, नैब की पेशा भुगत रहे हैं, ये लोग देखें कैसे खुद जो अरबपति हैं, कंपैशन इनमें नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब ने आज उन्हें बाकायदा जस्टिफाई किया है कि जो 706 लोग हमने बरतरफ किए, अब उनको नेशनल टूरिज्म का ठेका दे दिया कि अब आपने संभालना है, अब आप करेंगे। आज उन्होंने इसका दिफा किया, उन्होंने जनाब ये बड़ी गैर कानूनी भर्तियां हुई थी, तो ये बताया जाए कि इनकी जुल्फी बुखारी साहब की कानून पे मेरिट पे भर्ती हुई है। जरा देखते हैं कि कौन क्या कह रहे हैं आमिर साहब। लुक हु इज सेइंग, जो नैब में यहाँ पे मतलूब थे, जो ECL पे थे, जिनका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट था, नैब की पेशा भुगे चुके हैं जुल्फी बुखारी साहब, वो आज ये कह रहे हैं कि ये जो 706 लोग रखे गए थे पीपल्स पार्टी दौर में, इन तमाम गरीब इलाकों के, ये सारे के सारे जो है ना, ये नाहल भी थे, ये गलत लोग भी थे और ये कंपिटेंट भी नहीं थे। भाई मान लेते हैं जनाब आपके नजदीक कंपिटेंसी का होगा, जो इमरान खान ने अपनी फौज अपने इर्द गिर्द रखी है, जो एडवाइजर इन्होंने लगाए हैं, वो मेरिट पे रखे गए हैं सारे,
उनके इंटरव्यूज हुए थे, कोई उसके लिए कोई प्रोसेस कंडक्ट किया गया था। आप कल एक कमेटी बना देते कि हम इनको स्क्रूटनाइज करेंगे जनाब, हम देखते हैं कि कितने इसमें से लोग हैं जो मेरिट पे आते हैं, नहीं आते या नहीं है। कंपैशन आपने कल नहीं दिखाया। हो क्या रहा है इस आपके गरीब तबके के साथ, और मोस्टली रूरल एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं, जिनको भेड़ बकरियां अंडे और कट्टे वगैरह आप देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह से तो कल आपने निवाला छीना है, आपको कल दिखाना है। और इनकी पता है आमिर साहब टोटल कितनी बन रही थी इनकी जो है इनकी 10-12 हज़ार को जरा दें, हज़ार अब 700 लोगों के साथ तनख्वाहों के साथ एवरेज कितने पैसे बनते हैं, 30-40-50 लाख रुपए बन जाना था, वो अफोर्ड नहीं कर सके कल। आप कह रहे हैं 120 अरब देंगे। आप वही काम कर रहे हैं जो आपसे पहले होता है, जो सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी आती है और नौकरियां देती है सर, धड़ाधड़ मान लेते हैं बगैर देखे हुए कि जनाब गरीब है अमीर है, पैसे भी पकड़ते हैं, मैंने माल भी बनाते हैं, वो सारे पैसे नहीं गरीब उस लेता। मुझे नहीं पता 706 में से किसी ने अपनी बच्ची की बालियां बेची होंगी, किसी ने गाय बेची होगी, किसी ने भैंस, ये देहाती है ना सारे, कि हमने एमएनए को पैसे देने हैं, या टीटीसी वो टीसीडी जो है वो पीटीडीसी हमने उनको ब्राइब करना है। ब्राइब करने के लिए लोगों ने उधारे लिए। सर मैं खुद देहाती हूँ, मुझे पता है, किसी ने पैसे उधारे मांगे हो, किसी ने भैंस बेची होगी, किसी ने अपनी बच्ची की बालियां उठाई होंगे कि दे दे बेटा, मैं जरा इस वक्त करना है, मैंने यहाँ पे इनको ब्राइब करना है। एक हुकूमत आती है सर, वो ब्राइब करके इन लोगों से पैसे ले लेती है। उसके बाद दूसरी हुकूमत आती है, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इनको निकाल दिया, ये सारे जाके उसमें कोर्ट में फिरते रहे। अब ये इमरान खान साहब एहसास करेंगे हम, इन्होंने कल उन तमाम को निकाल दिया बगैर उनको ये चेक किए। आमिर साहब ये अब जरा देखें कि इस मुल्क को गरीब को इंसाफ कैसे मिलता है और पावरफुल को इंसाफ कैसे मिलता है। यहाँ पे ये गरीब सारे 706 लोग चंदा करके, पहले इन्होंने एमएनएज को ब्राइब किया कि उनके जरिए नौकरियां ली, वो माल पानी खाए, वो सारा खूह खाते गए, उसके बाद नौकरी निकल गए। अब इसके बाद चंदा करके वकील करके अदालतों में गए, अदालतों ने पता क्या कहा है, उन्होंने हम तो फैसला नहीं करते, ये कैबिनेट को भेजे, कैबिनेट फैसला करे। भी आपके पास जो है, आपको इसलिए बनाया गया कि आप या उनको बरतरफ कर दें या उनको नौकरी पर रहने दें, या वो जो है नैब को ये केस दें कि जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं, खाए गए हैं, उनके पेट से पैसे निकलवाए जाएं। नैब की आपने बात की तरफ, ब्रेक की तरफ चलते हैं क्लासेस साहब, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। नैब से मुतालिक में बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स केस में नैब के हाथों गिरफ्तारी का खौफ क्यों कर हो चुका है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो की बात होगी कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल की करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च में ही करप्शन कर डाली। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, बिलावल भुट्टो ने जो आज एनआरओ देने पर तनकीद की है, इससे मुताल्लिक तो बात करेंगे, मगर अपने देखने वालों को याद करा देते हैं 11 मार्च की ये तारीख थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से जेल से मिलकर बाहर आए थे। तब वो नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक क्या फरमा रहे थे, ये पहले आपको दिखाते हैं। मियाँ साहब ने ख़ुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। मियाँ साहब अपने असूलों पर कायम है। ये तो 11 मार्च की तारीख थी। आज की तारीख में बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ईसीएल से हट गया। ये क्लास हम दिखाइए क्या है ये। आमिर साहब ये देखें, वही हमारा गजनी वाला गजनी काम था। 11 की अभी ये अभी 10 दिन भी नहीं हुए। पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके ये डील करते हैं ये लोग, इनकी जरा दाद दें। मतलब बिलावल से कुछ थोड़ी सी हमें थी। आमिर साहब का मेरा बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था शुरू में, अल्लाह के फजल से उस नौजवान ने कहा कि 2-4 लोग अगर बच भी गए ना जो थोड़े से बैठ के सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो मैं नहीं रखने दूंगा इनको। उन्होंने पूरी कोशिश की और कामयाब हुए हैं। हजूर 10 दिन पहले आप ये कह रहे थे कि मियाँ साहब के साथ बड़ी शदीद ज्यादती हो रही है और इमरान खान साहब एंड कंपनी बड़ा जुल्म कर रहे हैं और वर्स्ट किस्म का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनको फौरी तौर पर मियाँ साहब को इलाज करवाएं, बला करवाएं और उनके बकौल
मियाँ साहब से मिल के आऊँ, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ची गवेरा के बराबर उन्हें खड़ा कर दिया उन्होंने फरमा दिया कि मियाँ साहब असूलों पे खड़े हुए हैं और डट गए, मियाँ साहब तो बिल्कुल वो नहीं करेंगे। आज क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने एनआरओ दे दिया है। अच्छा, फिर ये कहते थे इमरान खान के पास एनआरओ देने की वो सलाहियत नहीं है, आज कह रहे हैं एनआरओ दे दे। मतलब ये है कि मियाँ साहब को टांट कर रहे हैं कि मियाँ साहब आपने डील कर लिया, डील के नतीजे में आप लोग बहर आ गए, जमानतें हो गई, ईसीएल पे आपका नाम हो गया। इतना जल्दी बिलावल अपने आप को डिसक्रेडिट मत करें, उनको जितनी जल्दी है ना, उनको वो तेज़ी से जा रहे हैं और ये लोगों में इंप्रेशन फैलाया जा रहा है कि आप अब 10 दिन पहले कुछ और गुफ्तगू करते हैं, 10 दिन बाद आज आपने कहा है कि डील हो गई है उनकी फलाओं की। कोई अब हमें बताया जाए कि आप उनके साथ खड़े हैं या आप उनके दुश्मन हैं या उनके मुखालिफ हैं। तो बाकी उस पर आमिर साहब जरा बताएं जरा। नहीं, अभी वो हंसी इसलिए आ रही थी कि एक तरफ उन्होंने साथ में ना एक इमरान खान को भी उस पर रगड़ा लगाया है और साथ में नवाज शरीफ साहब को भी लगा रहे हैं। तो ये हमारे साथ ये इतनी ज़्यादा तजादात होते हैं कि ठीक है आप थोड़ी सी गुगली हल्की फुल्की मारते हैं, मगर ये तो बिल्कुल ही वाकई एक स्पिनर जो है आके ना फास्ट बॉलिंग शुरू कर देता है, तो वो बिल्कुल एक और तजाद दिखा दें है आपके पास और तजाद भी, या शायद उससे भी लोगों को अंदाजा हो जाए। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं अब उनको भी अपनी गिरफ्तारी का खौफ है। कल तक वो नैब से मुतालिक और नैब चेयरमैन से मुतालिक क्या फरमा रहे हैं, वो पहले आपको दिखाते हैं। मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, अच्छा उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए। ये जो दूसरे बैठे हैं ना, जिनके बाल ही नहीं खराब होते, हाथ पैर तो उनके भी फूले हुए हैं। अब हाथ के तो फूले हैं, इसीलिए अभी वो प्रोटेक्टिव बेल्स लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि नैब का फैसला आ गया, उस पर भी बात करते हैं। मगर दो चीज़ें मैं बिलावल की करना चाहूँगा। एक तो ये है कि वो नेल्सन मंडेला तो बने हुए हैं मगर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मगर उसमें आप गौर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो शुरफा रिलेटिव टर्म्स में वो लोग, काफ़ी सारे लोग जो है ना, वो आपको फोर फ्रंट पे इनकी सपोर्ट करते हुए वही नजर आते हैं ज़्यादातर जिन्होंने इनसे ज़्यादा या इनके मुकाबले का पैसा बनाया हुआ है, उन्होंने पैसा बनाया हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं, आप गौर कीजिएगा। मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, मुझे एक दो का आज फोन आया है, उन्होंने कहा यार ये देखें बड़ी ज्यादती है, खुद पैसा इतना बना लिया, क्या कहाँ तक डिफेंड करें, क्या करें। तो मैंने कहा बिल्कुल इसलिए आप नजर नहीं आ रहे। कह रहे यार खुदा के लिए मेरा नाम ना ले देना, ऑब्वियस है नाम ना ले देना। फिर उसके बाद फोन आएंगे कि जी आप नजर नहीं है, जबरदस्ती जाना पड़ेगा, और फिर जाएंगे तो तुम्हारे जैसे लोग फिर ताना देंगे। तो क्या करें, हम फंस गए हुए हैं कि इतनी जिंदगी गुजर गई है पीपल्स पार्टी के साथ कि अब बुढ़ापे में छोड़ते हुए भी नहीं अच्छा लगता और डिफेंड करते हुए भी इसका क्या डिफेंड करें। अब बेचारों के एक मुझे थोड़ा तरस भी आया कि डिलेमा है। आमिर साहब थोड़ी सी बात मुझे करने दें, ये इतने सादा और भोले भी नहीं है जिनके आपको आज टेलीफोन है ना, इनके सामने भोले मतलब अब फॉर चेंज वो और हमेशा आप करते, मुझे आज बनने थे डेविल्स एडवोकेट बनने थे, जरदारी साहब का मुझे आप वकील बनने थे। जब फायदे लेने थे, जब वजारतें लेनी थी, उस वक्त जरदारी साहब के नहीं पता जरदारी साहब किस तरह के बंदे। आज इनको पता चल रहा है कि जरदारी साहब जो है ना वो जी बहुत वो एक तरह के गलत बंदे हैं जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया हुआ है। इनको नहीं पता था मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनको नहीं पता था बेनजीर भुट्टो ने सारे माल खरीदा है, इनको नहीं पता स्विट्जरलैंड में कितना पैसा रखा गया, न्यूयॉर्क में फ्लैट्स हैं या दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, बिलावल के जो भी गोशवारे हमने डिटेल, ये इतने भोले हैं सारे। इन्होंने सेनेटर बनना हो तो उस वक्त इनको याद नहीं रहता, इन्होंने यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बिग पोजीशंस लेनी हूँ, इन्होंने यहाँ वकालतें करनी हूँ, और हुकूमतों के पीपल्स पार्टी के दौर से इन्होंने के अकाउंट, हुकूमतों के अकाउंट से इन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए के इन्होंने फीसें लेनी हूँ, उनके केसेस लेने हूँ, गाड़ियां लेनी हूँ, प्रोटोकॉल। उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आते कि जनाब जरदारी साहब जो है ना ये किस तरह के बंदे हैं। अब इनको यकदम शर्म आना शुरू हो गई है और यहाँ पे छुपना शुरू हो गए। ये जवान मर्द की नहीं होती, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जफर साहब का बहुत बड़ा, उनका जफर इकबाल साहब ओकाड़ा के बड़े शहर है, उनका शहर है। उस वक्त अगर झूठ बोला था ना कि नहीं जरदारी साहब अच्छे आदमी है, ही इज अ मैन ऑफ करेक्टर, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, गो गेटर हैं वो जनाब, वो कैसा मर्दे ये हुर हैं, तो मुजाहिद हैं, उस वक्त तो ये जस्टिफाई करते थे जब तो जरदारी साहब पावर में थे। जब इनको गुड़ खिला रहे थे और ये हप हप करके खा रहे थे, जरदारी साहब अच्छे थे। अब आपको फोन करके कहते आमिर साहब नाम ना लेना, सारी इज्जत बची हुई है। ये सब जानते हैं क्लेवर पीपल। जिस तरीके से वहां पे सिंध में हो रहा है कि अपना सूबा, अपनी पुलिस, अपने डिप्टी कमिश्नर इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपके पास वो क्लिप है, वो भी दिखा दें कि ये आज के TN के एक रिपोर्टर साहब इंटरव्यू कर रहे हैं, सिंधी जुबान के अंदर है, मगर आप समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं। आप वहां भी लूट लिया है, कुछ पैसे दे के
उल्टा ये शुक्र करें जिनका भी आप इनका क्लिप दिखा रहे हैं कि 200 रुपए 1000 रुपए पे लेते 200 दिए, शुक्र करें इनकी जेबें नहीं काट गई वो 200 रुपए वाली 200 रुपए घर ले गए। बिल्कुल 2000 के बाद पे 200 रुपए दे दिए गए हैं। इनकी अपनी ट्रेन मार्च करप्शन के खिलाफ थी, खुद क्या करप्शन कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं आपको। केतरे मान के मिलान बाबा साहब घड़ी माई आई टोले में घड़ी हूँ लोगों किसके पास है बात तू हमारा सही करेगी अमा तू के कहाँ पे तो मिले हैं बस के बाबा मिलाए बाबा हजार ताई न मिले हैं नासा के कुछ को न मिलो है 3000 300 बस ये क्या दरसा के वो थेरी भी नहीं है खंडू जी वो भी को न मिलो है हाँ कुछ को न मिलो बस 500 साथे मिलाए कुछ को बेचारी अम्मा को रोक दिया 2000 के लिए 200 दे दिए। सिंधी समझ नहीं आई मुझे भी समझ आ गई। वो ये कह रही है कि 2000 का वादा किया था और 200-300 से ज्यादा नहीं पैसे दिए गए, तो उसके अंदर भी जो है। तो मैंने यही कहा था कि बिलावल साहब से कि वो जरा सादकाबाद क्रॉस करें और पंजाब की दूध में आए तो वहां जाके ये ट्रेन मार्च करें तो वहां पता चलेगा कि दूध किस भाव बिकता है। दूसरा आमिर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अभी खवातीन को ये ना एक नया ट्रेंड बन गया है हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ 50% से ज्यादा वुमेन पॉपुलेशन है। इंडिया में भी इसी तरह की तकरीबन ये सिचुएशन है। वहां पे मोदी साहब आए तो उन्होंने भी वुमेन को आके टारगेट किया। अगर आपको याद होगा इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी जब बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया था वुमेन को टारगेट किया इन्होंने कि 1000 रुपया दो। अब 2-3 दिन पहले वहां पे राहुल गांधी साहब ने ये कहा, कांग्रेस के जो पार्टी के उनके चीफ हैं, कि हम यहाँ पे साल में 72,000 रुपया जो ना खवातीन को बैंक अकाउंट के जरिए उनको भेजेंगे। उसके जवाब में बीजेपी ने कहा जी हम 1,06,000 भेजते होते। पैसों का मुकाबला हो रहा है कि खवातीन के अकाउंट में हमने डायरेक्ट पैसा भेजने वहां से देना है। आज जो इमरान खान ने तकरीर की वो बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको सामने हो वो मिलती जुलती लगती है राहुल गांधी के इसी आइडिया से कि हम जो है आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे। तो आज इमरान खान साहब ने भी कहा है ना 5-5,500 जो है हम यहाँ पे वो निकाल के कुछ तकरीबन 57 लाख खवातीन जो है ना उनके सेविंग अकाउंट बनाएंगे और उनमें पैसा भी भेजेंगे, उनको मोबाइल फोन भी देंगे। इमरान खान साहब के लिए अर्ज है अभी देहातों में थोड़ा सा काम कुछ चल रहा है, कोई खवातीन जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है खेतों में काम कर लेती हैं, घर के काम कर लेती हैं, अगर इन तमाम को मिल गए फोन और विद उनके उसके 3G के तो सारा दिन इनके फेसबुक पे लगेगा स्टेटस। तो ये काम उसके बाद देहातों में नहीं होना। पैसे जरूर दें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जरूर उनको एम्पावर करें, लेकिन ये जरा जहन में रखिएगा क्योंकि आजकल आप फेसबुक पे जाएं तो ज्यादातर बकरियां दे रहे हैं या मोबाइल फोन दे रहे हैं, मोबाइल नहीं हो सकते, वो काम फिर हो जाएंगी। ये काम फिर यहाँ पे नहीं होंगे। सो अब ये नहीं पता कि हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं खवातीन को कैश देने के हिसाब से, या पाकिस्तान आज इमरान खान साहब ने राहुल गांधी के उनके आइडिया को उन्होंने कॉपी किया है। मैं आगे आपने जो एरोगेंस दिखाई थी असद जरदारी साहब की कि है इनकी जुर्रत, इस पे बताएंगे ना। अब वो फैसला आ गया आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इसके मुतालिक कि नैब के क्या इख्तियार हैं। नैब के गिरफ्तारी से मुतालिक क्या क्या इख्तियार हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया इससे मुतालिक तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हुकूमत की नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो मुशावरती मीटिंग थी वो नाकाम हो गई है। आखिर अपोजिशन जमातों ने इस मीटिंग में शिरकत से इनकार क्यों किया है, इससे मुतालिक में बात करेंगे। साथ रहिए। में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कल तक तो जरदारी साहब बड़ी धमकियां दे रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया इससे मुतालिक। जी वो धमकियां के है जुर्रत, किसी की जुर्रत के हमें बुला सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि नायब को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सो लिहाजा ये जो इल्जाम था ना शहबाज साहब जिस तरह कहते थे कि जी बुलाया किसी और में था, पकड़ वो लिया, जब उनका इख्तियार है, जब वो चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस मीटिंग में वो गिरफ्तार कर सकते हैं। नायब का पहली बात तो होगी क्लियर। मगर ये अदालत भी एक मिक्स सिग्नल्स देती है ना। एक तरफ उसी नायब को रोक दिया जाता है कि जनाब ये बैरिया कराची के हवाले से आपने जो है ना 2,000 अरब रुपए कलेक्ट कर लिए हैं और 460 रुपए उनको देने हैं, 7 साल में देने हैं। मगर वो जिन्होंने फ्रॉड किया है, जो हमारी ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको हाथ ना लगाइएगा, जो है पूछ के लगाइएगा अगर लगाना हो। तो एक तरफ तो खुद पहले उन्होंने बांध दिए, पहले अदालत ने नायब के हाथ बांध दिए।
दूसरे हाथ ब्यूरोक्रेसी ने बांध दिए। उन्होंने वो रिसेंटली जो है कैबिनेट की जो है ना ब्यूरो बाबुओं की मीटिंग में उन्होंने खुद समन किया, बुलाया नैब के चेयरमैन साहब को। उनका जाना नहीं बनता था, उनका जाना नहीं बनता था। बहरहाल वो वहां पे गए, वहां पे तमाम टॉप बाबू बैठे हुए थे और उन्होंने वहां पे उनको बताया कि बड़ी ज्यादती है, हमारे बड़े बाबुओं को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, आपकी जरूरत है कि ये वो। तो उसके बाद फिर नैब चेयरमैन को कहना पड़ा कि आइंदा जनाब कोई भी, मैंने ये बड़ा सख्ती से अपने अफसरान को कह दिया है कि किसी को बुलाया जाने से पहले मुझसे पूछा जाएगा तो फिर बुलाया भी जाएगा। तो वो आम पूरे नैब के हाथ बंद गए और उसके बाद ऑलरेडी याद रहे कि अभी मुकदमात बेताशा हैं, पकड़े पॉलिटिशियन ही गए हैं। अभी जो है अभी वो उनके किसी का भी एक का भी ब्यूरोक्रेट का सजा होके पूरी वो हो जाना कि पैसे भी निकलवाने वाला वो नहीं पहुंचा, तो लिहाजा वो ऑलरेडी ये प्रेशर आ गया। तीसरा, नैब चेयरमैन ने ऑलरेडी तमाम उसको कह दिया हुआ है कि जनाब ये कोई भी गिरफ्तारी मेरे पे, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। कमरुज़्ज़मान चौधरी के होते हुए तो बिल्कुल ही नैब को किसी को शिकायत नहीं थी कि वो कुछ नहीं रहा था। अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, पर मेरा नहीं ख्याल है कि एक जात पे इतनी पावर कंसंट्रेट कर देनी चाहिए कि सिर्फ नैब चेयरमैन साहब के पास इख्तियार हो, ये डेलीगेटेड इख्तियार भी होना चाहिए। ये डीजीज को भी जो फील्ड में बैठे हुए हैं उनको भी इख्तियार होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि एक ही आदमी है, वो एक आदमी फरिश्ता नहीं है। इतना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, चीफ जस्टिस के पास, जितना अब नैब चेयरमैन के पास आया है। इसको थोड़ा सा डेलीगेटेड करें। सही है, ठीक है। साहब ने इस पे बात की ना, अब थोड़ी सी ना जो मैं समझता हूँ अदालतों को हमारे लिए बड़ी, हम तो लड़े हैं इन अदालतों के लिए पहले दिन से। कोई भी जज साहब थोड़ा सा भी खड़े हो जाएं हम तो उनके पीछे लग जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों की बातें भी सुनते हैं जब वो यू टर्न लेके दूसरी साइड पे निकल जाते हैं और हमें फिर समझ नहीं आती कि हम बेचारे मुसाफिर किधर जाएं, किस रास्ते पे लगे। सवाल ये कि बहुत सारी चीजों में फैसले कुछ इस तरह के आ रहे हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वही जो मैंने कल आपको बताया था कि एक दफा यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर मियां नवाज शरीफ साहब की पहले केस में जमानत दी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्नब किया कि आपने जमानत कैसे दे दी, बनती नहीं थी। अच्छा, दूसरे केस में उन्होंने जमानत नहीं दी तो कल उन्होंने फिर जमानत दे दी कि नहीं जनाब बनती है, दे दें कुछ हफ्ते के लिए, 10 के लिए। अब लोग कंफ्यूज हैं कि इस्लामाबाद, इवन मेरा ख्याल कोर्ट के जजेस भी सोच रहे होंगे यार हम उस वक्त गलत थे, आज ठीक है, किस वक्त ठीक गलत थे। अब वही वाली बात जो बड़े लोगों की हम बात कर रहे थे कि एक तरफ कहा जा रहा है कि आप उनको पकड़ नहीं सकते, बड़े लोगों की बात की मलिक रियाज वाले केस में, आज कह रहे हैं कि नैब पकड़ सकती है। अब उसके बाद नैब और एफआईए क्या करेंगे कि हमने क्या करना है या नहीं करना, सो ये कंफ्यूजन आएगी। एक चीज, दूसरी चीज जो है जो वहां पे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं बड़े लोगों के कि अभी 706 वाली मैंने बात की, ये पाकिस्तान के कानून का क्लासिक एक एग्जांपल है कि कमजोर लोग जब गए हैं 706 लोग अपनी पिटीशन लेके यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने हेयरिंग करने के बाद साल बाद पता क्या फैसला दिया है, ये सारा लिखा हुआ है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं सारे। ये उन्होंने क्या फैसला दिया है, उन्होंने कहा कबीना को भेजा जाए, कबीना को भेजा जाए, कबीना फैसला करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर बड़े लोग थे तो सारों को वो उसी वक्त रिलीफ दे दिया। सुनते हैं बड़ी मजे की चीज, हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ये लोरा लई के थे, ये चित्राल के थे, या मोहनजोदड़ो के गरीब बिल्कुल छोटे मतलब दर्जा चहारों के लोग थे, इनके लिए कहा गया कि ये उसके सामने पेश करे, कैबिनेट हुकूमत फैसला करे कि इनका क्या करना है, रखना है या निकालना। भाई इन्होंने वो हुकूमत के फैसले के खिलाफ तो अदालत में आए थे ये गरीब लोग, और आपने साल भर हेयरिंग के बाद आप उनको वापस कर दे कि आप करें। वो कल इमरान खान साहब ने उठा के बाहर फेंक दिया और आज उनको एहसास हो रहा था कि हमने गरीबों की करनी है। लेकिन बड़े लोगों के लिए 6 हफ्ते की भी मिल जाती, उनके केस रेफर नहीं करते सर। मियां नवाज शरीफ का केस इमरान खान को रेफर करते ना कैबिनेट को, मियां साहब कि आप देख लें, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, इनको जमानत देनी है नहीं देनी, आप देख लें, हम तो नहीं कर रहे, इनको 6 हफ्ते के लिए छोड़ना है या नहीं छोड़ना। तो बाकी केसेस क्यों रेफर नहीं किए जाते हुकूमत को, जहां पे जरदारी साहब आ जाए, जहां पे ये नवाज शरीफ साहब आ जाए, मरियम नवाज आ जाए, उनके केसेस जो रेफर नहीं किए जाते कैबिनेट को कि आप जरा फैसला कर लें जनाब ईसीएल पे रखना है नहीं रखना। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकाला ना कल, वो ना करते, वो इमरान खान की कैबिनेट को भेजते, जैसे उन्होंने ये केस भेजा है 706 लोगों का। उसके बाद वैसे वो शेख रशीद का भी दिखा दीजिएगा अगर वो नीले। शेख रशीद ने कहा ना कि उसने तो इल्जाम लगा दिया कि जनाब ये सारी डील हुई है शहबाज शरीफ साहब इसके मास्टरमाइंड से। मतलब वही है ना, अब आप बताए पूरे मुल्क को आपने कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है, वो सारी चीज मैं बता रहा हूं। सो जहां पे आप बड़े लोगों को आप डील भी देते हैं, ढील भी देते हैं, 6-8 हफ्ते के लिए जमानतें भी दे देते हैं, छोटे लोग चले जाए ना वो इमरान खान साहब के उनको हाथ में भेजे और इमरान खान साहब को दाद दें। वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने 706 गरीब तरीन इलाकों के लोगों को जनाब कल निकाल के मारा है। और जुल्फी बुखारी साहब जो खुद अरबपति हैं, ब्रिटिश का नेशनल है,
वो आज ये बता रहे हैं कि इनकी बरतरफी इस मुल्क के लिए कितनी जरूरी थी। कंपैशन गैर कानूनी तो अदालतें 2-4 केसेस ये ECL के भी दीगर भी इमरान खान को भेजा करें, जैसे ये केस भेजा गया है, तो ये बड़ा जरूरी है मेरा ख्याल है, लेकिन नहीं भेजेंगे, गरीब है सारे। ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी आज आपके पास बड़ी खबर जो है नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक हम बात करेंगे। हाँ, वो हुआ ये कि इस वीकेंड में मैं मुल्तान गया हुआ था सर, तो वापसी पे बाई चांस जहाज पे मेरी मुलाकात होगी शाह महमूद कुरैशी साहब से, फॉरेन मिनिस्टर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जरा हमने बहुत सारी स्टोरीज भी की हैं, बहुत सारे क्रिटिकल भी रहते हैं, लेकिन क्रेडिट टू हिम अनलाइक मेनी ऑफ PTI's गैज कि वो शाह महमूद कुरैशी जो है ना, वो हमारी तनकीद सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, और कभी उन्होंने गिला भी नहीं किया। जब भी मिलते हैं बड़े मुस्कुराते हुए, पे नहीं लेते, नहीं वो नहीं लेते ना, हमारे खिलाफ वो उस पर ट्विटर पे जाकर कैंपेन चलवाते हैं जो बाकी PTI के हैं। सो उनके साथ क्योंकि ये बहुत सारा एक बैकग्राउंड था, तो बाई चांस सीटें हमारी इकट्ठी आ गई। खैर दुआ सलाम हुई, तो उनसे बड़ी एक पूरा जहाज में कोई 1.5 घंटे का एक सेशन था। कुरैशी साहब वाज वेरी काइंड, बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। मैंने भी तमाम तर मुश्किल सवाल जो यहाँ पूछता रहता हूँ मैं, वो मैंने उनसे पूछे, जिसके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे जवाबात भी दिए। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज का भी पता चला, बहुत सारे बैकग्राउंड का, पाकिस्तान इंडिया का जंग में क्या मसले हो रहे थे, जो अभी ये जंग टली है क्या क्या, वो खैर वो बहुत सारी चीजें थी जो मेरा ख्याल है शायद ऑफ द रिकॉर्ड वो नहीं चाहेंगे कि मैं वो टीवी पे बैठ के बताऊं, लेकिन मेरे बैकग्राउंड के लिए जरूरी थी। जो अहम चीजें 2-4 थी, वो वही वाली बात कि अभी भी वो उनको खतरा है एज अ फॉरेन मिनिस्टर कि इंडिया शायद दोबारा इलेक्शन से पहले, मेरा ख्याल 2 हफ्ते बाद शायद उनके इलेक्शन होने वाले, 11 अप्रैल को हो रहे हैं इंडिया में। इलेक्शन तो शुरू हो जाएगा, मगर उनका इलेक्शन का प्रोसेस 1.5 महीना किस्तों में चलता है। जो अहम बात उन्होंने बताई ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे, वो बड़ी, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो अटैक हुआ था इसमें पुलवामा में कहते इससे पहले जिस वजह से पाकिस्तान को बड़ी एक सफारती कामयाबी मिली और जंग रोकने में वो बड़ी कामयाब रहे, कि इससे पहले ही फॉरेन ऑफिस ने वो रशियंस को, अमेरिकन को, चाइनीज को और इवन ब्रिट्स को बता दिया था कि जनाब इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया में, और कोई ना कोई यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में या इंडिया में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दहशतगर्दी होगी जिसका मलबा हमारे पे डाल के जंग की जाएगी। वो कहते हैं लेटर, और इससे पहले हम उनको ब्रीफ कर चुके थे। मैं रशिया जब गए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी इनके इस मामले में डिटेल से बात हुई, लिहाजा जब वहां पे अटैक हुआ तो उसके बाद वो बिल्डअप हुआ, तो उन्होंने पूरी रात बैठ के, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, इमरान खान भी थे, कुरैशी साहब और बाकी जो पूरी टीम थी, तो इन्होंने बैठ के उन्हीं से राब्ते किए, जनाब हम तो आपको कह रहे थे कि ये चीजें उसमें आएंगी। तो खैर आने वाले दिनों में और भी बड़ी वो चीजें किसी वक्त में डिटेल से वो शायद बताऊंगा मैं। जो अहम चीज थी जो वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से है, वो बड़ी थी, जो कुरैशी साहब ने उस वक्त बड़े होपफुल थे, कह रहे थे जी क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा अहम इशू है और हर हुकूमत जो भी आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बल्कि मैंने कहा उनको कुरैशी साहब को, मैं कि इट्स अजीब कोइंसिडेंट है कि जब यहाँ मुंबई अटैक हुआ था उस वक्त आप पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर थे, और आपकी दफा मैं PTI के, मैं हाउ इट फील्स, ये कैसा लग रहा है। कहते हैं हाँ यार मेरे तो दोनों दफा मुश्किल हालात में ये दोनों मैंने आके चीजें देखी हैं। खैर उस पर एक और भी मैंने सवाल किया, वो किस वक्त फिर मैं जवाब दूंगा कि आप जब उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जरदारी साहब को, उस वक्त ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करते थे एज ए फॉरेन मिनिस्टर, या जब आप इमरान खान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? खैर उन्होंने इसका जवाब एक बड़ा ऑब्वियस था, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के दौर में बहुत सारे पिलर्स ऑफ ये पावर्स थे, फौज का एक अपना था, एजेंसीज का अपना था, जरदारी साहब अलहदा थे, गिलानी साहब, तो उस वक्त कहते हैं एक तरह खिचड़ी पकी हुई थी कि आपको पता नहीं था कि आपने क्या बात कहनी है, कौन नाराज ना हो जाए, कौन खुश ना हो जाए। तो मतलब ये था कि फॉरेन ऑफिस उस वक्त इतना इंडिपेंडेंट नहीं था। अब बकौल कुरैशी साहब को कि अब ऐसी बात नहीं है कि अब इमरान खान जो है उन्होंने स्पेस दी हुई है, इवन GHQ ने हमें स्पेस दी हुई है, तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो करते हैं, अपनी मर्जी से भी करते हैं, इनिशिएटिव भी लेते हैं, और इमरान खान उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग उनके कुरैशी साहब को कि वो ज्यादा बेहतर किस्म का फॉरेन ऑफिस का एक्टिव रोल इस वक्त हमें देखने में आ रहा है। लास्टली जो और भी जो बातें जो मेरा ख्याल थोड़ी सी ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो अहम चीज थी वो नेशनल एक्शन प्लान पे थी। ही वॉज होपफुल, वो कहते थे कि पाकिस्तान का जब यहाँ पे इस तरह के खतरात हैं तो उस पर सारी पार्टीज एक हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने बड़े होपफुल हमें मैसेजेस दिए, बिलावल ने भी बड़ी अच्छी तकरीरें की, बाकी लोग उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो सबसे बड़ा मसला है इसको हल करने की जरूरत है। बल्कि वो कुरैशी साहब मुझे कह रहे थे कि मैं तो उनके चैम्बर में जाने को तैयार हूँ, मैं बिलावल को मैंने कहा मैं मिलने को तैयार हूं, मैंने टेलीफोन किए, मैंने उनसे बातचीत की है। सो ही वाज होपफुल कि वो मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे। लास्ट 1 मिनट अब वो ये बता रहे हैं आज की डेवलपमेंट ये है, जैसा मैं कहता रहता था, जैसे कहते रहते थे कि इनके नजदीक, पार्टीज के नजदीक पाकिस्तानी मफादात अहम नहीं है, कि जनाब इस वक्त भी इमरान खान का मसला नहीं है, ये शाह महमूद कुरैशी का मसला नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान का मसला है। पीछे हटना शुरू कर दिया, पीछे हट रहे हैं, ये मुल्क को नुकसान देंगे। खबर ये है कि अपोजिशन पार्टीज ने पीछे हटना
नेशनल इलेक्शन प्लान पे पीछे हटना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये करप्शन के केसेस हैं, वो डील मारना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि करप्शन के केसेस हैं तो डील इन्हें कोई चाहिए। इसके साथ ही पैगाम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।